चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग पैथोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होगा वो सीमन से रिलेटेड होगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है इसमें, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमन। सीमन का जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 टू 5 ml। ठीक है, कई बार ऑप्शन यहाँ पे 2 to 5 भी होगा तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जाना है। ऐसे 1 to 5 ml जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। स्पर्म इन यूरिन कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है यदि स्पर्म यूरिन में हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पर्मेट यूरिया। ठीक है, स्पर्मेट यूरिया में क्या होता है, यहाँ पे जो स्पर्म है वो यूरिन में दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। स्टेन यूज्ड फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पर्म। आपको पूछा रहा है वो कौन सा स्टेन है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, किसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए? तो जो हमारे स्पर्म है उसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए कौन सा स्टेन का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इयोसिन निग्रोसिन स्टेन। ठीक है, तो इयोसिन निग्रोसिन स्टेन जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेन है, जिससे जो हम लोग स्पर्म है उसके मार्फोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं और साथ में लाइव और जो डेड स्पर्म सेल्स होते हैं उसको भी हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, द मोस्ट commonly used staining method in sperm morphological analysis। ठीक है, और साथ में और ये क्या करता है? इट allows detection of live and dead sperm cells। ठीक है, लाइव और जो डेड स्पर्म सेल्स हो गए उसको भी डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं। 4 में पूछा जा रहा है सीमन एग्जामिनेशन शुड बी डन विद इन। यदि आप लैब में काम कर रहे हो तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा जो सीमन एग्जामिनेशन है वो कितने टाइम तक में कर लेना चाहिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद इन 1 आवर। ठीक है, विद इन 1 आवर जो है आपको सीमन एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो यदि 1 आवर में नहीं होता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, जिस वजह से जो स्पर्म है वो काफी लंबे समय तक वहां पे सरवाइव नहीं कर पाता। स्पर्म डज नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी के आउटसाइड में यदि होगा तो इसका कोई लंबा टाइम ये जीवित नहीं रह सकता। और इन इन्वायरमेंट विथ फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन। अब जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस होता है, वो कहां प्रोड्यूस होता है स्पर्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वहां पे क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये तो आपको पता है कि टेस्टीज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और साथ में इसका शेप कैसा होता है? तो यू शेप्ड का होता है, याद रखना यू शेप्ड का होता है। ठीक है,
और सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होता है उसके लेयर के बारे में हम यदि बात करें तो इसमें 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर्स। ठीक है, पहला लेयर जो होता है उसको बोलते हैं बेसल लेमिना, और दूसरा लेयर जो होता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल लेयर। थर्ड लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया। ठीक है, आउटर ट्यूनिका प्रोपेरिया। ठीक है, अच्छा अब यदि यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए कि स्पर्म स्टोर कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे? तो वो जो स्टोर होता है वो होता है हमारा इपिडेडमिस जो होता है, ट्यूब होता है, वहां पे ये स्टोर होता है। ठीक है, याद रखना है इपिडेडमिस जो होता है इसमें हमारा जो स्पर्म है वो स्टोर होता है, ये ट्यूब जो है इसमें स्टोर होता है। और तैयार कहाँ होता है? तो सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होता है वहां पे तैयार होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है द बॉडी ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय, जो बॉडी होगा स्पर्म का वो कवर्ड होगा, किससे कवर्ड होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे ये कवर्ड होता है। जो बॉडी होता है स्पर्म का वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में पूछा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय, जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो इंड्यूस किया जाएगा किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो है ये क्या करता है, कैसे ये जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको कैसे ये इंट्रोड्यूस करता है? तो ये क्या करता है, ये जो जो सर्टोली सेल्स जो होते हैं तो उस पे ये एक्ट करता है, याद रखना है आपको। FSH acts on the Sertoli cells and stimulate the secretion of some factor which help in the process of spermatogenesis। ठीक है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में जो फैक्टर वर्क करेंगे, हेल्प करेंगे, उसके ये सेक्रेशन में स्टिमुलेट करने में और सेक्रेशन में हेल्प करता है ये। ठीक है, और यदि हम लोग एलएच के बारे में हम बात करें, कभी पूछ लिया जाए कि यदि टेस्टोस्टेरोन है उसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करता है, तो एलएच करता है, जो लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो करता है, याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करता है? तो एलएच करता है, आपको याद रखना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है द एक्चुअल जेनेटिक सेक्शन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म है उसका जेनेटिक सेक्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेड। ठीक है, हेड जो होता है वो हमारा होता है जेनेटिक सेक्शन। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं हेड के बारे में, तो ये एक स्पर्म का इसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम होता है। ठीक है, हेड इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ sperm as it contains the nucleus and acrosome। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके बारे में, एक्रोसोम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये एक स्पेशल काइंड का ऑर्गेनल है। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनल विथ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, that covers the
covers the anterior portion of the head of the spermatozoan। ठीक है, जो स्पर्मेटोजोन होता है उसका जो हेड वाला जो पोर्शन होता है, तो हेड वाले पोर्शन में जो है, यहाँ जो हेड वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्रोसोम होगा। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है दिस हैपेंस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब पूछा है स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जो पूरा प्रोसीजर होता है, तो वहां पे मियोसिस और माइटोसिस ये दोनों होता है। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रोसेस के बारे में हम यदि बात कर लेते हैं, तो यदि हम माइटोसिस के बारे में बात करते हैं, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उस सब में होता है माइटोसिस। ठीक है, सिर्फ वायरस को छोड़ के। इट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। ठीक है, याद रखना है वायरस को छोड़ के। अब यदि हम मियोसिस के बारे में बात कर ले, तो ये किस में होगा, एनिमल्स में होगा, प्लांट में होगा, फंगी में होगा। इट अकर्स इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है, अब यदि हम इसमें बात करें कितने स्टेज में होता है, तो यहां पे जो होता है माइटोसिस जो होता है वो वन सेल डिवीजन होता है, वन सेल डिवीजन। ठीक है, और ये कितने स्टेज में होगा, तो 4 स्टेजेस में होगा। माइटोसिस जो होता है, मियोसिस जो होता है, इसमें 2 सेल डिवीजन होता है, 2 सेल डिवीजन। ठीक है, और ये हो गए 8 स्टेज में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जो माइटोसिस होता है वो डायप्लॉइड सेल को जो है वो क्रिएट करता है, क्रिएट्स डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। ठीक है, और जो मियोसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्रिएट होता है, क्रिएट्स हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, हाँ, अब यहां जो माइटोसिस है इसके अंदर जो डॉटर सेल्स होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, और यहां जो डॉटर सेल्स होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्पर्म पर ml इज नॉर्मल। पूछा जा रहा है पर ml जो है वो कितना स्पर्म जो होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 to 150 मिलियन स्पर्म पर ml। ठीक है, यानी 1 ml में जो होगा वो 20 से 150 माइक्रो मिलियन स्पर्म यदि होता है तो वो क्या होगा, हमारा नॉर्मल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में पूछा जा रहा है एजोस्पर्मिया मीन्स व्हाट। एजोस्पर्मिया क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नो मिजरेबल अमाउंट ऑफ स्पर्म इन अ सीमन। सीमन में जो है वो मिजरेबल अमाउंट में स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एजोस्पर्मिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में पूछा जा रहा है मेन सुगर ऑफ सीमन। सीमन का जो मेन सुगर है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज जो होता है वो मेन सुगर होता है सीमन का। यदि इसके नॉर्मल के बारे में, नॉर्मल रेंज के बारे में हम बात करें, ये नॉर्मली कितना परसेंट होता है,
तो 1200 टू 4500 माइक्रोग्राम पर ml, ये इतना फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में पूछा जा रहा है पीएच ऑफ ह्यूमन सीएम, जो सीमन जो होता है ह्यूमन का, उसका पीएच कितना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.2 to 8, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है सीमन हमारा, ठीक है। तो स्लाइटली बेसिक होता है, उस कारण से 7 to 8 है ये, ठीक है। 7.2 से 8 याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पर्म मोटिलिटी इज बेस्ड ऑन, जो स्पर्म का मोटिलिटी है वो किसके ऊपर बेस्ड होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लैजिलम, ठीक है। जो फ्लैजिलम होता है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है इसका मोटिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ द स्पर्म। अब पूछा जा रहा है स्पर्म का साइज क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 55 टू 65 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये इसका साइज हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं।